डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम या कोई डिसऑर्डर होने पर डायरिया बीमारी होती है। जब फूड को स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता है तो इस वजह से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल आना या वाटरी स्टूल लगातार कंटिन्यूअस होना डायरिया कहते हैं। और एक्यूट डायरिया में जो होता है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल बहुत ज़्यादा हो जाता है। डायरिया मेनली 5 वर्ष तक के चिल्ड्रन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। वैसे तो डायरिया किसी भी एज ग्रुप के लोगों को इफेक्ट करता है, लेकिन जो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनमें जो डेथ होने का, मौत जो होने का कारण है, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है डायरिया। अगर किसी को लूज मोशन या पानी की तरह दस्त हो रहा है और साथ में लगातार वोमिटिंग, उल्टी हो रही है तो यह डायरिया है। डायरिया का मोस्ट कॉमन काउज वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। और दूसरे कारण हो सकते हैं जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें आंतों में समस्या होती है, मल में खून आने जैसा दस्त सिम्टम डेवलप कर सकता है। आईबीडी के कारण ही आपकी बड़ी आंत और रेक्टम के सबसे जो भीतरी इनर लाइनिंग होती है उसमें अल्सर बनती है, इसके वजह से डायरिया हो सकता है। लैक्टेटिक्स और एंटीबायोटिक्स का साइड इफेक्ट के कारण भी डायरिया हो सकती है। कंटामिनेटेड फूड ले रहे हैं या फिर गंदी पानी आपने कभी पिया हो या आप पी रहे हैं, उससे आपको डायरिया डेवलप कर सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी डिजीज जो कि स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या कोलन को इफेक्ट करती है तो उससे डायरिया होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ओवर ईटिंग, मतलब ज्यादा खाना खा रहे हैं या ट्रेवलिंग पे कर रहे हो तो डायरिया हो सकता है आपको। बच्चों में जो डायरिया होने का चांसेस होती है वो रोटा वायरस की वजह से डायरिया होता है। इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन के कैपेसिटी के कमी के कारण भी कभी कभी डायरिया हो जाती है। डायरिया का मेन सिम्टम कॉज जो होता है वो बाउल मूवमेंट, मल त्याग करना है, लूज स्टूल, मतली बोलते हैं। पेट में ठंड रहेगी, पेट में मरोड़ रहेगा, पेट फुला फुला सा रहेगा और डिहाइड्रेशन होना, बॉडी में जो होती है पानी की कमी बहुत ज्यादा हो जाती है डायरिया में। फूड पॉइजनिंग से भी डायरिया आपको हो सकती है। डायरिया 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है एक्यूट डायरिया। एक्यूट डायरिया जो है सबसे कॉमन टाइप डायरिया है। इसमें काफी लूज और पानी जैसा पतला दस्त होगा। कोलेरा इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है या 4 घंटे, 5 घंटे या 1 दिन, 2 दिन तक रह सकता है। एक एक्यूट ब्लडी डायरिया होता है जिसमें पानी जैसा मल आता है लेकिन मल के साथ खून भी आता है, इसको पेचिस भी कहते हैं। दूसरा होता है परसिस्टेंट डायरिया, जो लगातार होने वाला दस्त है। यह 14 दिन या उससे अधिक रह सकता है या 2-4 वीक तक रह सकता है, मतलब 1 महीने से पहले तक। और तीसरा होता है क्रोनिक डायरिया, जो सबसे ज़्यादा परेशान कर सकता है। यह होता है 4 वीक या 1 मंथ से ज़्यादा जब आपको डायरिया हो तो उसको क्रोनिक डायरिया। कई बार दस्त के बिना इलाज के अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में चिकित्सा का जरूरत होता है। डायरिया का ट्रीटमेंट सही तरीके से करना है तो पहले डायरिया का लक्षण जानना जरूरी होता है ताकि इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट हो सके। डायरिया का सिम्टम है जैसे पेशेंट को लूज मोशन होना, पेट में भारीपन रहना, पेट में तेज दर्द होना, पेट में मरोड़ आना, क्रैम्प होना, वीकनेस के साथ नोजिया होगी, वोमिटिंग होगा, आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, बॉडी में पानी का बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, थकान, पेशाब का कम होना, लूज मोशन में ब्लड आना, मुंह भी कभी कभी आपको एपेटाइट होगी, मुंह सूखने लगेगी, मुंह सूखना, सिर दर्द, फीवर हो जाएगी, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आपको फीवर आएगी, आपको कंटिन्यूअस उल्टी, बार बार प्यास लगना, ये सब डायरिया के लक्षण हैं। डायरिया का जो उपचार है उसमें सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि डायरिया पेशेंट को या डायरिया में भूल कर भी दूध पीने के लिए नहीं देना चाहिए। क्रोनिक डायरिया में पुराना चावल का भात के साथ मूंग का दाल मिलाकर देना चाहिए पेशेंट को। मूंग का खिचड़ी दे सकते हैं। डायरिया में शरीर में हुई जो पानी कमी हुई है उसको तुरंत पूरा करें। बॉडी को हाइड्रेट रखें।
बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाए रखने के लिए ज़्यादा मात्रा में पानी या जूस ले सकते हैं। साफ पानी पीजिए। अच्छी तरह पका हुआ खाना खाना चाहिए। चाय, कॉफ़ी, सोडा बिल्कुल नहीं लें। फाइबर वाली सब्जी नहीं खाएं जैसे गोभी, बीन्स, क्योंकि इससे पेट फूल सकता है आपकी। आलू, चावल खा सकते हैं। ORS पिलाते रहें। चीनी, नमक, पानी मिला के दे सकते हैं, ये ORS का काम करता है। नारियल पानी, चावल का पानी भी पी सकते हैं। डायरिया को रोकने के लिए लोपिरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg दें डॉक्टर के परामर्श के बाद। साथ में नॉर्फ्लोक्सासिन, टिनिडाजोल और लैक्टिक एसिड बैकलस का कॉम्बिनेशन खाने के बाद 2 टाइम देना है। पेट में दर्द के लिए एसिक्लोफेनेक, ड्रोटाफेरिन हाइड्रोक्लोराइड का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। और अगर वोमिटिंग हो रही है तो उसके लिए ओंडेंसेट्रॉन 4 mg का दे सकते हैं। एंटासिड के तौर पे रेबिप्राजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन कैप्सूल देना है और ये खाली पेट लें। पानी का ज़्यादा एब्जॉर्प्शन है तो रेसिकाडाट्रिल 100 mg का दे सकते हैं। मेट्रोनिडाजोल भी दे सकते हैं। अगर फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने की वजह से बीपी कम हो गया तो इंजेक्शन NS500 या इंजेक्शन DNS 500 या इंजेक्शन RL 500 लगवा सकते हैं। डायरिया में यूरिन का आउटपुट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। डायरिया में फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने या बीपी ज़्यादा गिर जाने पर इंजेक्शन D5% या D25% यूज नहीं करें, बिल्कुल नहीं दें। जो भी ट्रीटमेंट लें वो डॉक्टर की देख रेख में लें, बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लें, नहीं तो ये हानिकारक